नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 9 प्रकाश। लेसन नंबर 9 प्रकाश हमारा चल रहा था और उसमें भी हम बात करने वाले बच्चों आज कल के यानी पिछले वीडियो में बच्चों हमने बात किया था अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। किससे? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, आई होप बच्चों आपने वो वीडियो देख लिया होगा और आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं और कितने प्रतिबिंब बनते हैं ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों उत्तल दर्पण से। कौन से दर्पण से? उत्तल। ध्यान देना बच्चों, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, है ना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि उत्तल दर्पण से बच्चों प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण हम कैसे करने वाले हैं, ये बात आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बच्चों। तो बच्चों आई होप आपको ये बात तो पता होगी कि जो अवतल दर्पण होता है उससे कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप कहेंगे कि सर जो अवतल दर्पण होता है उससे 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने? 6 प्रतिबिंब बनते हैं। बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपको पता है अवतल दर्पण से कितने बनेंगे? अवतल दर्पण से 6 बन रहे थे, उत्तल दर्पण से बनेंगे बच्चों 2। उत्तल दर्पण से कितने प्रतिबिंबों का निर्माण होगा? 2 प्रतिबिंबों का निर्माण होगा। कितने? 2 प्रतिबिंबों का निर्माण होगा। तो ध्यान देना किस किस प्रकार से बनेंगे बच्चों। तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। ये हमारा कौन सा दर्पण है? आप कहेंगे कि सर ये तो उत्तल दर्पण है। बिल्कुल बच्चों, ये उत्तल दर्पण ही है। ठीक है, तो ये इसमें बच्चों ये क्या है? ये है इसमें मुख्य अक्ष। क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है और यहां पर होता है बच्चों मुख्य फोकस और यहां पर होता है वक्रता केंद्र से। ठीक है, और इधर हमारा अनंत होता है। इधर देखिए तो अनंत हो जाएगा। क्लियर है बात? इधर अनंत होगा। अब बच्चों हम जो बिंब को रखने वाले हैं, देखो 2 स्थितियां बिंब बता रहा हूं कि इसमें 2 स्थितियां बनेगी। नंबर 1 कौन सी बनेगी बच्चों? ध्यान से समझना है आपको। जब बिंब अनंत पर हो। ठीक है, नंबर 1 स्थिति बच्चों इससे होगी कि जब बिंब अनंत पर हो। जब बिंब कहां पर हो? जब बिंब अनंत पर हो। जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? एक बात तो हमें यह बतानी कि जब बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और देखो अनंत पर रख देंगे। नंबर 2 देखो बच्चों, ये आपको पता है यहां पर क्या है? हमारा ध्रुव है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? ध्रुव होता है। तो अब देखो इधर कोई एक तो अनंत है और एक ध्रुव है। इन दोनों के बीच आप कहीं भी रख दो। ठीक है, तो सेकंड स्थिति देखो माइंड में आ रहा है कि सर इधर बच्चों इधर नहीं रख सकते, क्योंकि हमें इसमें अपना फोटो देखने के लिए इसका जो परावर्तक पृष्ठ इसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। परावर्तक पृष्ठ के पीछे थोड़ी खड़े रहेंगे, यानी इधर तो पॉलिश हो रहा है। अगर इधर खड़े रहते हो तो फिर हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमें इस परावर्तक पृष्ठ के कहां पर रहना पड़ेगा बच्चों? सामने खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाके हमें इसमें अपना फोटो दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो पहला देखा हमने कि जब बिंब अनंत पर हो, और नंबर 2 पे जब बिंब अनंत और वक्रता के ध्रुव, जब बिंब अनंत और ध्रुव के बीच हो। ठीक है, तो इस स्थिति में हम बिंब की स्थिति दर्शा सकते हैं, यानी बिंब को दर्शा सकते हैं। क्योंकि अनंत पर तो हम बिंब को रख नहीं सकते। तो दूसरी स्थिति बनती जब बिंब अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो दूसरे में लिख देंगे जब बिंब जो है बिंब अनंत, है ना बच्चों, कहां पर? अनंत, वह कहां पर होगा बच्चों? ध्रुव, है ना, ध्रुव और के मध्य हो तो हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। तो ये दोनों स्थितियों पे अपन को बात करनी है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहली स्थिति की हम बात कर लेते हैं बच्चों। पहली स्थिति कौन सी बनेगी? जब बिंब अनंत पर हो। नंबर 1 पे जब बिंब कहां पर होगा? अनंत पर होगा। कहां पर होगा बच्चों? अनंत पर। ठीक है, जब बिंब अनंत पर हो। ठीक है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारा है कौन सा? एक मिनट, इसको मैं ऐसे बनाता हूं। ये हमारा बच्चों कौन सा दर्पण हो गया? ये आप कहेंगे सर ये उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण बच्चों? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है। ओके, अब इसमें बच्चों ये देख रहे हो ये क्या है? हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है। यहां पर होता है बच्चों ध्रुव होता है, यहां पर होता है मुख्य फोकस और ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र, सी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इधर चलते हैं तो बात करते हैं, इधर हो जाएगा हमारा अनंत हो जाएगा। अब हम बिंब को कहां पर रख रहे हैं बच्चों? अनंत पर। तो मैंने कल भी बताया था कि अगर बिंब अनंत पर है,
अगर बिंब अनंत पर है बच्चों तो जो प्रकाश किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो एक तो आ जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर की तरफ है ना, और एक आ जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर नीचे की तरफ से। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों, हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण होती है वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये इधर जाएगी क्योंकि आर पार तो नहीं निकल पाएगी, ये इधर जाएगी। अब चूंकि ये मुख्य फोकस से होकर के नहीं गुजर रही है तो हम इनको पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से पीछे बढ़ाते हैं, इसको भी सेम सीधा 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 अपन पीछे बढ़ाते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि जो दोनों प्रकाश किरण जो है परावर्तित प्रकाश किरण, ये भी परावर्तित प्रकाश किरण, ये भी परावर्तित प्रकाश किरण, यानी दोनों परावर्तित प्रकाश किरण जो बच्चों हैं ये मुख्य फोकस पर क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जो होती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, किसमें, उत्तल दर्पण में। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण की अपन बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जो दोनों परावर्तित किरणें, ये एक परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, दोनों परावर्तित किरणें मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें तीन बातें जो हमें लिखते हैं वो लिख देते हैं। नंबर 1 प्रतिबिंब की स्थिति, है ना बच्चों, प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की स्थिति में बच्चों क्या लिखते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस, है ना, मुख्य फोकस एफ पर, है ना, मुख्य फोकस एफ पर बन रहा है। पहली बात समझ में आए। दूसरा हम क्या लिखते हैं बच्चों, प्रतिबिंब का स्वरूप। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का स्वरूप लिखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब का स्वरूप लिखेंगे। अब स्वरूप में क्या लिखते हैं बच्चों कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है या आभासी है। अब आप देख रहे हो बच्चों, वास्तव में तो प्रकाश किरणें मिल नहीं रही ना, परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिल रही हैं, इसलिए इनको अपन ने पीछे बढ़ाने पर मिली है ये, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। ठीक है, अब अगर प्रतिबिंब आभासी होता है तो कैसा होता है, आभासी व सीधा। हम कहेंगे आभासी व सीधा, तो स्वरूप आभासी व सीधा हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे हम लिखते हैं बच्चों प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार लिखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार। अब जो प्रतिबिंब है बच्चों ये दिखाई नहीं दे रहा, बिंदु के रूप में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अत्यधिक छोटा। कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। ठीक है, तो आयो बच्चों आपको ये बातें समझ में आई होगी। यानी जब बिंब अनंत पर होगा उत्तल दर्पण में जब बिंब अनंत पर होता है तो जो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा, और प्रतिबिंब का आकार की बात करें तो अत्यधिक छोटा रहने वाला है। ठीक है, ओके। अब इसकी जो सेकंड सिचुएशन है बच्चों, सेकंड सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। और क्या बताया था बच्चों अभी मैंने, जब नंबर 2 पे बताया था कि जब बिंब कहां पर हो, अनंत व ध्रुव के मध्य हो। कहां पर होगा बच्चों, नंबर 2 पे बताया था जब बिंब अनंत, है ना, जब बिंब अनंत व कहां पर, ध्रुव यानी कि ओ के मध्य हो। ठीक है, तो इसकी अपन बात कर लेते हैं बच्चों, जब बिंब अनंत व ध्रुव के मध्य हो। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा हो गया कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हो गया। अब ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष हो गया। क्या हो गया बच्चों, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर है ध्रुव, यहाँ पर हो जाएगा मुख्य फोकस एफ, और यहाँ पर हो जाएगा वक्रता केंद्र। क्लियर। अब इधर हमारा क्या चल रहा है बच्चों, अनंत है। अब बच्चों हम बिंब को कहां पर रख रहे हैं, अनंत और ध्रुव के बीच रख रहे हैं। ठीक है, तो हम जो बिंब को यहाँ पर रख देते हैं ना, यहाँ पर मैंने बिंब को रख दिया अनंत और ध्रुव के बीच में। अब हम जानते हैं बच्चों जो बिंब होता है इससे कितनी किरणें गुजरती है। कल पिछले वीडियो यानी कि अवतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनाया था तब भी मैंने बताया था, तो यानी कि इससे 2 किरणें गुजरती है बच्चों। एक तो आई मुख्य अक्ष के समांतर, और एक आपको लानी डायरेक्ट ध्रुव पर। ठीक है, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक डायरेक्ट ध्रुव पर। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश किरण है ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई क्या होती है बच्चों, प्रतीत होती है। ठीक है, और ध्रुव पर प्रकाश किरण जितने कोण से आती होती है उतने कोण से क्या हो जाती है बच्चों, परावर्तित हो जाती है। अब इस स्थिति में आप देख रहे हो कि एक परावर्तित किरण ऊपर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो क्या ये मिलेगी, नहीं मिलेगी बच्चों। इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, जो ये परावर्तित किरण है बच्चों ये वाली, इसको अपन पीछे बढ़ाते हैं, इस डॉट डॉट के रूप में पीछे बढ़ाते हैं।
तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो प्रतिबिंब भी बनेगा जो बच्चों, तो यहीं पर ये प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या बन गया, हमारा प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब है बच्चों, ये बिंब से क्या है, छोटा है। बिंब से कैसा है, छोटा है। तो वही हम लिख देते हैं कहां पर बन रहा है। अच्छा, कहां पर बन रहा है बच्चों, आप कहेंगे कि ये ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य बन रहा है। कहां पर बन रहा है, ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य। तो पहली बात यानी जब पहली बात पढ़ लेते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब प्रतिबिंब की स्थिति में लिखते हैं बच्चों कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो आप बताओ कहां पर बन रहा है, ध्रुव व मुख्य फोकस, है ना। लिख देते हैं ध्रुव, ध्रुव ओ व मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस एफ के मध्य, एफ के मध्य बन रहा है बच्चों, ठीक है। एफ के मध्य बन रहा है। ओके, नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं बच्चों प्रतिबिंब का स्वरूप। किसका स्वरूप बच्चों, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का स्वरूप। अब स्वरूप का मतलब क्या होता है बच्चों, स्वरूप का मतलब होता है कि वो उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी या वास्तविक। तो आप देख रहे हो डॉट डॉट के रूप में पीछे बढ़ाने पर मिला है, प्रतिबिंब बड़ा है, इसलिए हम कहेंगे आभासी होगा। कैसा होगा, अब अगर प्रतिबिंब आभासी होता है तो कैसा होता है बच्चों, आप कहेंगे सीधा होता है, ठीक है। आभासी व सीधा, और सीधा आपको दिखाई भी दे रहा है बच्चों, क्योंकि बिंब भी ऊपर की ओर तरफ, बिंब भी ऊपर की तरफ है और प्रतिबिंब भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं बच्चों प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। तो आप कहेंगे कि सर जो ये प्रतिबिंब बन रहा है ये बिंब से क्या है, छोटा। तो हम कहेंगे बिंब से छोटा, बिंब से क्या है बच्चों, छोटा है, बिंब से छोटा। और एक बात आपको याद रख लेनी बच्चों कि उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा ऑलवेज बिंब से छोटा ही बनता है, ठीक है। बिंब से छोटा ही बनेगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की दोनों स्थितियां समझ में आई होगी कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण इनसे होने वाला है। ओके, अब बच्चों हम बात करने वाले हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो रहने वाला है, आपको ध्यान से समझना है बच्चों। अब हम पढ़ने वाले बच्चों उत्तल व अवतल दर्पण के उपयोग, यानी उपयोगों की बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग क्या होंगे और उत्तल दर्पण के उपयोग क्या क्या होंगे, ठीक है। इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं बच्चों हम अवतल दर्पण के उपयोग। किसकी बात करेंगे बच्चों, अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, क्या क्या उपयोग होते हैं अवतल दर्पण के, कहां कहां काम आता है, ठीक है। तो वैसे तो बच्चों बहुत सारी जगह काम आता है अवतल दर्पण, है ना, लेकिन हम एनसीईआरटी 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कि जो बोर्ड परीक्षा की अकॉर्डिंग यानी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उनकी हम बात करने वाले हैं। तो अवतल दर्पण की अगर उपयोग की बात करें बच्चों तो सबसे पहला उपयोग हम ये कह सकते हैं बच्चों, नंबर 1 पे हम क्या कह सकते हैं, नंबर 1 पे हम बता सकते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है बच्चों ये शेविंग दर्पण में, यानी कि जब हम दाढ़ी की शेविंग करवाने जाते हैं बाजार में तो वहां पर जो मिरर लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं, तो हम कह सकते हैं इस शेविंग दर्पण में, कौन से दर्पण में बच्चों, शेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, ठीक है। नंबर 1 पे बता सकते हैं कि शेविंग दर्पण में, किसमें बच्चों, शेविंग दर्पण में, ठीक है। शेविंग दर्पण में, शेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, ठीक है बच्चों, बड़ा प्रतिबिंब देखने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहला उपयोग क्या हो गया बच्चों, पहला उपयोग हो गया शेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में इसका उपयोग किया जाता है। नंबर 2 पे हम बात कर सकते हैं बच्चों कि दंत विशेषज्ञ यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं बच्चों वो भी इसका उपयोग करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का, किसमें बच्चों, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, ठीक है। यानी कि दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं। तो दंत विशेषज्ञ है ना, दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब
बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, है ना, देखने के लिए किसका प्रयोग करते बच्चों? अवतल दर्पण का प्रयोग करते। ठीक है, पहला क्या हो गया, सेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। दूसरा, दंत विशेषज्ञ दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3 हम बात कर सकते हैं बच्चों, नंबर 3 वाहनों की जो हेडलाइट, यानी कि जैसे मान लो मोटरसाइकिल होगी, ट्रक हो गया, बस हो गया, है ना, मारुति की कुछ भी हो गया बच्चों, कोई सा भी वाहन हो ना, तो उसमें कोई सा भी व्हीकल हो तो उसमें बच्चों जो वाहनों की हेडलाइट होती है, हेडलाइट जो होती है उसमें प्रकाश का शक्तिशाली प्रकाश किरण पुंज, है ना, प्रकाश का शक्तिशाली प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो लिख देते हैं कि वाहनों की हेडलाइट में, ना, वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में, वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली प्रकाश किरण पुंज, है ना, प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, और नंबर 4 पे हम बात कर सकते हैं बच्चों सौर भट्टियों में, किसमें? सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को, किसके प्रकाश को बच्चों? सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस किस प्रकार से इसके उपयोग किया जाता है। तो पहला उपयोग क्या देखा बच्चों हमने? पहला उपयोग में हमने जाना कि सेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेविंग दर्पण में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे पे हमने बात किया बच्चों कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं ये दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, और नंबर 3 पे हमने देखा जो वाहनों की जो हेडलाइट होती हैं, जो कि व्हीकल होते हैं उनकी हेडलाइट होती हैं, उसमें प्रकाश का शक्तिशाली प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने में किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ताकि रोशनी बराबर मिल सके। ठीक है, अंधेरे में प्रकाश जो है वो रास्ते को सही तरह से हमें दिखा सके। नंबर 4 सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और यही हमारे क्या है अवतल दर्पण के उपयोग। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों उत्तल दर्पण के उपयोग की। किसकी? उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। उत्तल दर्पण के उपयोग समझते हैं। उत्तल किसकी बात करें बच्चों? उत्तल दर्पण के उपयोग। अब बच्चों उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, ध्यान समझना। उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, तो नंबर 1 बात कर लेते हैं। नंबर 1 पे है बच्चों कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। किसमें? वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। पश्च दृश्य दर्पण का मतलब क्या हुआ? पीछे का दृश्य देखने में, यानी वाहन जो होते हैं बच्चों, जो व्हीकल होते हैं उनमें पीछे का दृश्य देखने के लिए साइड ग्लास लगा होता है, जिसमें हम, यानी कि जैसे मान लो मेरे साथ मोटरसाइकिल मान लो, ठीक है, तो मेरे अगल बगल में इस प्रकार से बच्चों कांच लगे होते हैं। बात समझ रहे हो नहीं? इस प्रकार से कांच लगे होते हैं, तो इनमें हम क्या करते हैं, पीछे का दृश्य देखते हैं बच्चों। ठीक है, पीछे का दृश्य देखते हैं ताकि जो भी साधन है वो हमें आराम से दिख जाए। तो हम कहेंगे कि वाहनों में पश्च का मतलब पीछे, है ना, पश्च दृश्य दर्पण के रूप, है ना, दर्पण के रूप में, या शॉर्ट में से भी बोल सकते हैं कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 बच्चों, आपको पता है आजकल बहुत सारे एटीएमों में जब व्यक्ति पैसे निकालने जाते हैं तो कई बार ऐसा मौका मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम मान लो एटीएम में पैसे निकाल रहे हैं आगे की तरफ, तो पीछे से कोई आया और हमारे जैसे पैसे निकले लेकर के शुरू हो गया, गायब हो गया। तो आजकल के जो नए एटीएम बन रहे हैं बच्चों, उनमें एक हम कह सकते हैं नए एटीएमों के पास एक उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे हम सामने हैं तो हमें पीछे का जो दृश्य है वो दिख जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आजकल के नए एटीएम मशीनों के पास सुरक्षा की दृष्टि से उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लिख देते हैं बच्चों,
आजकल आजकल है ना, आजकल नए एटीएम मशीनों में ना, नए एटीएम मशीनों में सुरक्षा की दृष्टि से है ना, सुरक्षा की दृष्टि से उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। ठीक है, लगाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, लगाए जाते हैं। यानी नई एटीएम मशीनों में सुरक्षा की दृष्टि से क्या लगाए जाते हैं बच्चों, उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, ताकि जो भी प्रेक्षक हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वो जब पैसे निकाल रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो पीछे का दृश्य वो देख सकता है। नंबर 3 पे हम बात कर सकते हैं बच्चों सजावटी लैंपों में। किसमें? सजावटी लैंपों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। तो लिख सकते हैं सजावटी लैंपों में, सजावटी लैंपों में। तो ये कुछ उपयोग थे बच्चों उत्तल दर्पण के, जो कि तुम्हें याद रखने हैं। नंबर 1 पे हमने देखा वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, नंबर 2 एटीएम मशीनों में सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं, और नंबर 3 पे सजावटी लैंपों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो अगर मान लो बोर्ड परीक्षा में अगर पूछा जाता है बच्चों कि उत्तल दर्पण के कोई 2 उपयोग बताए, तो आप इनमें से कोई से भी 2 लिख सकते हो। ठीक है, आई होप बच्चों आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।